आज की क्लास में मैं बात करने चल रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आप सभी लोग यहाँ पर इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक की हर बात, हर फैक्ट मैं आपको स्पष्ट करूं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे ही फील आएगा जैसे एक जनरल क्लास में आपको जो जनरल क्लास होती है उसमें हमको फील आता है, जो हमको एहसास होता है, क्लास का कल्चर समझ में आता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं मैं इस टॉपिक को आपके सामने स्पष्ट करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बेसिकली हम इस चैप्टर को खूब मन लगा के सुनते जाइएगा। पेन कॉपी लिए होंगे तो लिए रहिएगा, नोट करते चलिएगा कंटेंट को, कॉन्सेप्ट को, और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस भी हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या जानते हैं हिंदी में? निर्देशांक ज्यामिति। हम निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, और इस ज्यामिति जैसे बेसिकली आ, हम लोग अगर एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें तो एडवांस में हम चैप्टर सबसे पहले शुरू ही करते हैं ज्योमेट्री से। कहाँ से करते हैं? ज्योमेट्री से। तो अगर देखा जाए तो यह चैप्टर भी इन्वॉल्व है ज्यामिति से, मतलब ज्योमेट्री से ही इन्वॉल्व है। तो ज्योमेट्री के साथ निर्देशांक इन्वॉल्व कर दिया गया है तो उसका स्वरूप बदल गया है। बाकी अगर सोचा जाए तो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री से ही प्रारंभ होता है। तो मैं भी आपको एहसास या इसकी जो जर्नी कराऊंगा, इसकी यात्रा में जो कराऊंगा आपको कोऑर्डिनेट की, वो भी कहाँ से शुरू कराऊंगा? निर्देशांक सॉरी ज्यामिति से ही कराऊंगा। ज्योमेट्री ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया, बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कुछ बातें जानने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो आकृतियां होती हैं, जो फिगर होते हैं, जिनके अलग अलग नेचर होते हैं, मैंने कई बार क्लास में स्पष्ट किया है। आकृतियों की बनावट, संरचना, स्वरूप, उनकी प्लानिंग, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। आकृति चाहे 2D हो, चाहे 2D हो, चाहे वो 3D हो। तो चाहे 2 डायमेंशनल हो, मतलब एक प्लेन पेपर पर जो बनाई जा सकती है, प्लॉट की जा सकती है, या किसी एक वस्तु की तरह सोची जा सकती है। हर प्रकार की आकृतियों का अध्ययन ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। हमारे इस सिलेबस में, हमारे इस पाठ्यक्रम में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री से बेस्ड होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर 3D नहीं बल्कि 2D फिगर के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। 2D फिगर जैसे हम लोग इस पर्दे पर, पर्दा बेसिकली बोर्ड को हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर इस पर्दे पर कुछ प्लॉट कर दें, आप भी फर्श पर कुछ बना लें, पन्ने पर कुछ लिख लें, तो प्लॉटिंग जो होती है बेसिकली 2D फिगर को ही प्रेजेंट करती है, 2 डायमेंशनल फिगर को प्रेजेंट करती है। इस प्रकार के हर फिगर को बनाने के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ती है आकृति को बनाने के लिए, बिंदु की सबसे पहले जरूरत किसकी होती है? बिंदु की, एक स्पॉट की, एक बिंदु की, एक पॉइंट की, जो कि कहीं सरफेस पर रख दिया जाता है, जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है ना तो कोई चौड़ाई होती है। बिंदु से बिंदु को मिलाते हैं तो दूरी बनती है, या लाइन बनती है, रेखा बनती है, और रेखा को हम परस्पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर एसोसिएट करते हैं तो कोण अर्थात एंगल का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब जब हम दो रेखाओं को एक साथ इंक्लाइन करते हैं, झुकाते हैं, तो कोण बनता है। यह बेसिक बातें थी किसी एक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की, ज्यामिति के कॉन्सेप्ट की। अगर हम लोग यहाँ पर इस बिंदु की प्लॉटिंग, इसके प्रेजेंटेशन, इसकी एक्टिविटी, इसका स्वरूप, इसके नेचर को पढ़ना चाहें तो हमें पूरी तरह से कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट को समझे। कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट को समझे अर्थात निर्देशांक के कॉन्सेप्ट को समझे। आप थोड़ा सा निर्देशांक के नेचर को जानिए। निर्देशांक के नेचर को जानने के लिए थोड़ा सा एहसास करिए कि आप अपनी क्लास में हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। आप अपनी क्लास, मतलब जब स्कूल में हम लोग 9-10 में पढ़ते रहे थे तो उस समय हमने क्या किया था कि हम लोग स्कूल जाते थे, असेंबली होती थी, प्रार्थना होती थी, ऐसे लोग को खड़ा कर दिया जाता था, हमारे लिए लाइनें बनाई जाती थी, हम लोग प्रार्थना किया करते थे, या क्लास में बैठते थे तो हमको जो है प्रॉपरली रो वाइज और कॉलम वाइज प्रेजेंट किया जाता था। ऐसे ही हम बता दें कि अगर हम किसी एक ऐसे 2D फिगर, मतलब एक 2D सरफेस पर, जो पन्ना आपका हो सकता है, हमारा बोर्ड हो सकता है, हम किसी भी एक ऐसे 2D सरफेस पर अगर हम कोई आकृति बनाना चाहते हैं, या किसी प्रकार से आकृति को हम बेसिकली निरूपित करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें उसकी सबसे मूल बिंदु, जो बेसिक इकाई होती है बिंदु, उसकी पोजीशन को समझने की जरूरत पड़ती है, उसके स्वरूप को समझने की आवश्यकता होती है। हमारा जो पहला जो कॉन्सेप्ट है निर्देशांक में, मतलब कोऑर्डिनेट में, वो यही है कि हम किसी फिगर के लिए जो सबसे उपयोगी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिंदु की पोजीशनिंग को करना, बिंदु की पोजीशन को निर्धारित करना, बिंदु कहां पर स्थित कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, उसको दिखाना। ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, ये पहला पार्ट होगा। आप इसको समझने के लिए ऐसे देखिए, दो हम जो रियल नंबर लाइन है, बेसिकली संख्या रेखा जिसको कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, उसके ही प्रेजेंटेशन से हम किसी एक बिंदु को निरूपित कर पाते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर हम 2D सरफेस पर किसी एक पॉइंट, जैसे हमने कहा कि इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना तो कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, बट इसकी एक लोकेशन हो सकती है। अगर हम 2D सरफेस को बेस बना लें, मतलब इस पर्दे को, इस बोर्ड को बेस बना लें, तो इसमें हम लोग यहाँ पर इस बिंदु को प्रॉपरली निरूपित कर सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग बता सकते हैं। हम लोग जब क्लास में बैठते थे तो क्या होता था कि हमारी क्लास दो तरह से काउंट की जाती थी, एक तो रो वाइज, दूसरी कॉलम वाइज।
आपकी पोजीशन किस रो और किस कॉलम में होती थी, उसके आधार पर निर्धारित की जाती थी कि आप किस रो और किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर भी चीजों को हमें समझना है। हमें किसी बिंदु की पोजीशन को कॉन्सेप्चुअल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने कहा इसके लिए जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता क्या है? हमारे पास एक संख्या रेखा जो रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, जिसको आप वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। इस वास्तविक संख्या रेखा के हॉरिजेंटल अर्थात क्षैतिज और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर प्रेजेंटेशन को, मतलब इसके स्वरूप को समझना। मतलब हमें संख्या रेखा का उपयोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल अर्थात ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से करना होगा। बिंदु को हम लोग को यहीं से प्रेजेंट करना होगा, समझाना होगा। आपको देखना है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कहा कि हम अगर हमने संख्या रेखा को इस तरह से एक बार हमने ऊर्ध्वाधर बना दिया, क्षैतिज बना दिया, फिर एक बार हमने ऊर्ध्वाधर बना दिया, मतलब एक बार हमने इसको जो है हॉरिजेंटल बना दिया और फिर एक बार हमने वर्टिकल यहाँ पर परपेंडिकुलर बेसिकली वर्टिकल बना दिया। इस तरह से करके हमने दो एक्सेस का प्रेजेंटेशन किया। एक का नाम एक्स होता है, दूसरे का नाम वाई होता है। अगर कल त्रिकोणमिति पढ़ा था आपने तो उस समय भी मैंने छोटी मोटी चर्चा की थी, क्योंकि इसको हम लोग बेसिकली एक नंबर लाइन का पार्ट मानते हैं। तो नंबर लाइन अगर हम उसको मिड में लेके चले तो जीरो है। जीरो के अगर हम राइट चलते हैं तो एक्स का पॉजिटिव स्वरूप प्रेजेंट आता है, तो मतलब धनात्मक संख्या है। एक दिखा, फिर दो दिखा, फिर तीन दिखा, चार आया, फिर सो ऑन इनफिनिट तक जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसके लेफ्ट में जाएं तो एक्स का नेगेटिव अर्थात हमें ऋणात्मक पार्ट समझ में आएगा। -1, -2, -3, -4 ऐसे ही हम चलते जा सकते हैं माइनस इनफिनिट तक। सेम टू सेम अगर हम लोग वाई एक्सिस पर अगर चलेंगे तो वाई एक्सिस के अगर हम टॉप पर जाते हैं तो पॉजिटिव अर्थात 1, 2, 3 एंड सो ऑन प्लस इनफिनिट हुआ। इसी प्रकार से अगर हम नीचे जाएं तो -1, -2, -3, -4 और ऐसे चलते जाएं तो माइनस इनफिनिट हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट आपका जीरो है, जो एक्स का भी जीरो कंटेन कर रहा है, वाई का भी जीरो कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास कुल मिला के इस प्लॉटिंग को दिखाते हुए चार निर्देशांक मतलब चार क्वाड्रेंट जनरेट हुए, मतलब चार चतुर्थांश बेसिकली बन गए। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, पहला चतुर्थांश इसको कहा जाता है। इसको आपने सेकंड कहा, दूसरा कहा, इसको आपने थर्ड कहा, तीसरा कहा, और इसको फाइनली आपने फोर्थ कहा, और इसको आप लोग चतुर्थ यहाँ पर चतुर्थांश कह सकते हैं। अब हमारा जो बिंदु होगा, जो हमारा पॉइंट है, हम लोग थोड़ा सा उसको पॉइंट को अपने कंसीडर करें, उस पॉइंट की प्लॉटिंग पोजीशनिंग की बात करें तो इस पॉइंट को हम लोग समझने की जरूरत है। हमारा जो पॉइंट है अर्थात बिंदु है, उस पॉइंट को निरूपित करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो x के मान की, दूसरे y के मान की। अर्थात इसको हम एक निर्देशांक बोलेंगे, और निर्देशांक बेसिकली x और y दो वैल्यू को कंटेन करेगा। ये बिंदु क्या करेगा बताइए? दो बिंदु कंटेन कर, दो मान कंटेन करेगा, एक x का, दूसरा y का। जो पहला मान होगा x, वो x एक्सिस से बिलोंग करेगा, x अक्ष से बिलोंग करेगा। दूसरा जो मान होगा वो y एक्सिस से बिलोंग करेगा, y एक्सिस से बिलोंग करेगा। मतलब x अक्ष और y अक्ष के दो मान हमें लिए जाएंगे, और ध्यान रखना है पहला x अक्ष का होना चाहिए, दूसरा y अक्ष का होना चाहिए। कंफर्म है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं अर्थात निर्देशांक बनाते हैं, किसी बिंदु की पोजीशन को दर्शाते हैं। अब यह बिंदु हमारा कहां कहां स्थित हो सकता है, ध्यान से समझते जाइएगा। यह बिंदु कहां कहां स्थित हो सकता है? सबसे पहले यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हो सकता है, यह बिंदु पहले निर्देशांक में पहले चतुर्थांश में जा सकता है। यह सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित हो सकता है, द्वितीय में जा सकता है। यह तृतीय में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है। यह फोर्थ में हो सकता है, ठीक है, यह फोर्थ में हो सकता है। मतलब आप ध्यान से अगर देखते चलेंगे तो आपको कंफर्म होता जाएगा। थर्ड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है। इसके अलावा कहां कहां हो सकता है आप बताइए? इसके अलावा एक्स अक्ष पे हो सकता है, एक्स एक्सिस पर हो सकता है। इसके अलावा यह वाई एक्सिस पर हो सकता है। इसके अलावा यह एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा पर हो सकता है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखा होगी और वाई अक्ष के समांतर। इसके साथ साथ यहाँ पर मूल बिंदु पर भी हो सकता है, मूल बिंदु पर भी हो सकता है। तो बिंदु के अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग स्थान है। हमारा यह बिंदु अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा तो कंफर्म है कि इसके दोनों मान आपके क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। खूब ध्यान से देखते जाइएगा, मतलब दोनों मान पॉजिटिव रहेंगे, एक्स और वाई। अगर हम दो मान ले रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कहा दोनों मान आपके प्लस प्लस रहेंगे, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव लिया जा रहा है और वाई भी पॉजिटिव लिया जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और वाई आपका क्या हो जाएगा बताइए? वाई आपका पॉजिटिव रह जाएगा। माइनस प्लस का यहाँ पर
कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि -x हो जाएगा और ये y रह जाएगा। तीसरे में अगर हम चलेंगे तो तीसरा ध्यान से देखिएगा, आपका दोनों नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो थर्ड में अगर हम जाते हैं तो -x हो जाएगा और -y हो जाएगा। फोर्थ में अगर जाता हूं तो x आपका पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव रहेगा, तो प्लस माइनस प्रेजेंट होगा। फिर आगे देखने की जरूरत है, हमने कहा यहाँ पर समझने की जरूरत है आप लोग को। हमने कहा x यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। अब कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमारा बिंदु जो है x अक्ष पर ही लाई कर गया, यहीं पर। जब कभी भी अगर कोई बिंदु आपका किसी अक्ष पर लाई हो जाएगा, जैसे x अक्ष पे लाई हो गया, तो x का मान तो रहेगा बट y का मान 0 रहेगा। अगर बिंदु आपका x अक्ष पर लाई कर रहा है तो x का मान रहेगा, y का मान 0 रहेगा। याद ये भी रखने की जरूरत है कि वह धनात्मक दिशा में है कि ऋणात्मक दिशा में। अगर यही ऋणात्मक दिशा में होता तो x का मान -x होता, y का मान 0 होता। कंफर्म है। इसी तरह से अगर y अक्ष पे लाई करेगा तो x का मान 0 रहेगा, y का मान निश्चित रहेगा। जैसे आप अगर ऐसे सोचो कि अगर हम y अक्ष पर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, सपोज करो यहाँ पर, तो x का मान 0 रहेगा, y का मान कुछ एक सर्टेन मान रहेगा, y का मान कोई सर्टेन रहेगा। इसी तरह से अगर y अक्ष के इधर साइड अगर हम चले जाएंगे तो x का मान 0 रहेगा, y का मान कोई नेगेटिव रहेगा। x अक्ष और y अक्ष पर हम लोग को यहाँ पर समझने की बात है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु निर्देशित किया जाएगा तो x का मान तो रहेगा बट y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान कितना है, 0 रहेगा। जब यही चीज अगर y अक्ष पर लाई होगा तो x का मान 0 होगा, y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनरेट एक कोई वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव होगी तब जब टॉप पे होगा और नेगेटिव तब होगी जब बॉटम पर होगा। समझने की बात है। हम लोग यहाँ पर जैसे मूल बिंदु की बात करें तो दोनों मान 0-0 होते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर क्या होगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर 0-0 है, क्योंकि यह मूल बिंदु है। क्योंकि यह क्या है, मूल बिंदु है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो आपने देखा क्या क्या, हमने ये देखा, ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। हमने ये देखा कि हम किसी एक बिंदु जिसके दो मान होते हैं, एक x अक्ष का मान होगा, एक y अक्ष का मान होगा, जिसको हम एक निर्देशांक कहते हैं। उस निर्देशांक में जो पहली वैल्यू होती है x अक्ष से बिलोंग करती है, दूसरी y अक्ष से बिलोंग करती है। उनकी पोजीशनिंग हम लोग यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, x अक्ष पर, y अक्ष पर या मूल बिंदु पर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आएगा समझ में, ध्यान से देखते जाइएगा तो कंफर्म समझ में आएगा। जो हम बताते जा रहे हैं उसको खूब फोकस होकर केवल सुनते जाइएगा, सब क्लियर होगा। कभी कभी देखिए ध्यान से, जैसे ये बातें तो आप, यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा किसी बिंदु जो पॉइंट था उसके दो मान थे, एक x था दूसरा y था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर x की बात करें तो x इस लाइन से रिलेट करेगा, इस लाइन से रिलेट करेगा। तो इस लाइन पर जितने भी मान होंगे उनको आप क्या कह सकते हैं पता है, उनको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे इसको हम भुज कहते हैं। भुज कहते हैं बेसिकली, यह आपका एब्सिसा कहलाता है, अंग्रेजी में एब्सिसा होता है। इसको आप कोटि कहते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेट या हिंदी में कहते हैं कोटि कहते हैं। तो भुज या कोटि से प्रेजेंट करते हैं हम x और y के मान को। समझने की जरूरत है, समझिएगा। अब जैसे हमने जो बातें अभी तक बताई है उसके हिसाब से आप इतना समझ पाए हैं, क्या क्या समझ पाए हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि इस तरह से प्रेजेंटेशन था, एक पहला क्वाड्रेंट था, यह द्वितीय था, यह तृतीय था, यह चतुर्थ था। आपने नेचर भी देख लिया, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों, ये पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव था, दोनों नेगेटिव थे, पहला पॉजिटिव था अगला नेगेटिव था। कभी आप इस पर प्रेजेंट कर रहे थे तो x 0 बनकर आ रहा था, इस पर प्रेजेंट कर रहे थे तो 0 y बनकर आ रहा था। इतनी बातें हमने कंफर्म की है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हमारा जो पॉइंट है, निर्देशांक है, जो हमारा कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर जैसे x अक्ष, बेसिकली x अक्ष है, x अक्ष के किसी समांतर रेखा पर स्थित हो। समांतर मतलब ऐसे, जैसे मान लो x अक्ष के समांतर एक रेखा बनकर आई। खूब ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष के समांतर कोई रेखा बनकर आई, मान लीजिए आपका बिंदु यहाँ पर लाई कर रहा है, कहा जाएगा x अक्ष के समांतर किसी बिंदु पर स्थित है। एक कन्फर्म है, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो उसकी y की वैल्यू निहित हो जाएगी, मतलब y का मान फिक्स होगा। जैसे y फिक्स रहेगा हमेशा, x का मान देखो बदलता जाएगा लेकिन y का मान आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर हमारा बिंदु किसी x अक्ष के समांतर रेखा पर आएगा तो कंफर्म है उसका y का मान फिक्स रहेगा, y का मान यहाँ पर जो भी होगा फिक्स रहेगा, x का मान ऑटोमेटिकली बदलता रहेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हमारा बिंदु y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर मतलब इस तरह से इसके समांतर होगा।
इस समय कंफर्म है जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखिएगा यहां पर x का मान निहित रहेगा, मतलब x बराबर आपका फिक्स रहेगा, y का मान बदलता रहेगा। देखो y 0 पर a है, 1 पर भी a है, 2 पर भी, मतलब जैसे हम कहते हैं नहीं हम इनके समांतर हैं, तो हमारी तो पोजीशनिंग, जैसे हम समांतर का मतलब ही हो गया एक डिस्टेंस जो दोनों के बीच में वो सर्टेन बनी रहेगी। अगर हम x अक्ष के समांतर रहेंगे तो x से इसकी दूरी बराबर रहेगी। x मतलब यहां पर x से दूरी के बराबर मतलब y का मान निहित हो गया। अब x का मान चाहे जो भी रहेगा, y का मान फिक्स रहेगा। अगर y अक्ष के समांतर हुई तो x का मान यहां पर, मतलब कहने का सेंस हुआ कि यहां पर x का मान निहित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इससे इसकी दूरी बराबर हो जाएगी, फिक्स होगी। y का मान बदलता रहेगा, x का मान लेकिन फिक्स रहेगा। तो मेरा अभी तक ये बताना था आपको कि हमारे जितने भी बिंदु होंगे या तो x अक्ष पे आएंगे, या तो y अक्ष पे आएंगे, या तो पहले निर्देशांक में आएंगे, द्वितीय में आएंगे, तृतीय में आएंगे, चतुर्थ में आएंगे, मूल बिंदु पर आएंगे। और अभी हमने दो रेखाओं की और बात करी जो समांतर हैं, x अक्ष और y अक्ष के, इनके यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर निहित किए जाएंगे। मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं, बिंदु देख करके आपको बताना है कि यह कौन से निर्देशांक में स्थित होगा। जैसे आप कमेंट करने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की बात करिए, इधर उधर के हिसाब पे मत चलिए। आप लोग केवल और केवल जो है समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बता पाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए कुछ बिंदु लिखता हूं, सपोज करो मैंने लिखा -3 और 5। आप लोग प्लीज बताओ कि यह किस निर्देशांक में है, मतलब किस चतुर्थांश में है। बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ। -3 और 5 बताइए किस पर होगा। यह आपका किस में होगा, सेकंड में होगा। क्यों होगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड ऐसे देखिए, अगर प्लान करिए तो सेकंड यहां पर नेगेटिव होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सेकंड हुआ। इसी तरह से मैंने कहा -5, आप लोग प्लीज इसके बारे में बताइए किस में होगा। सेकंड जो मैंने लिखा -5 कहां पे स्थित होगा, ये आपका थर्ड में स्थित होगा। किस में स्थित होगा, थर्ड में स्थित होगा। -5 थर्ड में स्थित हो गया। 8,5, अभी आप लोग प्लीज बताइए 8,5 कहां पे स्थित होगा। 8,5 फर्स्ट में स्थित होगा। कहां पे स्थित होगा, फर्स्ट पे स्थित होगा। कंफर्म है। मैंने कहा कि अगर मान लो x,0 है, x,0 है, x नहीं, यहां पर मैंने लिखा सपोज करो -3,0 है। -3,0 x अक्ष पर होगा लेकिन नेगेटिव दिशा में होगा, मतलब x अक्ष पर होगा, x एक्सिस पर स्थित होगा, लेकिन इसके नेगेटिव पार्ट पर, मतलब नेगेटिव साइड में, मतलब विपरीत, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके बाएं तरफ। देखो दाएं तरफ रहेंगे तो धनात्मक रहेगा, बाएं तरफ रहेंगे तो ऋणात्मक रहेगा। y अक्ष की तरफ अगर ऊपर की तरफ हो, टॉप की तरफ हो तो पॉजिटिव होगा, और बॉटम पर होंगे तो नेगेटिव होगा। कंफर्म है ना। मैंने कहा अगर सपोज करिए 0,3 है, अब आप बताइए इसके बारे में कहां पर है। ये y एक्सिस पर होगा और इसके टॉप की तरफ होगा, टॉप मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि सेकंड इसका मान क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह से हमें बिंदु दिख सकते हैं और बिंदुओं के निर्देशांक को देखकर उनकी पोजीशन बताई जा सकती है कि उनकी पोजीशन कहां पर निहित है, वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहां पर उनकी लाइनिंग है, मतलब उनकी लोकेशन कहां पर है। तो आशा करता हूं बिंदु के बारे में, बिंदु की पोजीशन के बारे में आपने समझ लिया है, कंफर्म कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ा जाए, कंफर्म करिए एक बार कमेंट से, और समझ कर चलिए, समझते हुए आगे बढ़िए। इधर उधर के कमेंट ना करते हुए केवल पढ़ने लिखने की बात करिए, पढ़ने लिखने का कॉन्सेप्ट रखिए। मैंने कहा कि हम पॉइंट, बिंदु को निर्देशित किए हैं कहां पर, किसी एक निर्देशांक में, मतलब किसी एक चतुर्थांश में या 2D सरफेस पर, जहां जहां पोजीशन उसकी हो सकती है वहां वहां मैंने उसको प्राप्त किया है। अब अगर बिंदु था तो हमारे पास एक अगला जो कॉन्सेप्ट है, इस बिंदु की हम रिफ्लेक्शन अर्थात इमेज निकाल सकते हैं। इमेज मतलब प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आप यहां पर भी देखिएगा तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। प्रतिबिंब बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, यहां से प्रश्न 100%, मतलब मान के चलिए अगर प्रश्न बनेगा तो सबसे ज्यादा संभावना रिफ्लेक्शन का उपयोग करने को रहेगा। हम किसी बिंदु का इमेज पता करना चाहते हैं कि उसका इमेज कहां बनकर आ रहा है। तो भाई अगर आप अपनी इमेज देखना चाहते हैं तो आपको सामने क्या रखना पड़ता है, शीशा, शीशा रखना पड़ता है। शीशे के पीछे कोटिंग होती है सिल्वर की, तभी जाकर के आपकी इमेज, आपकी छाया शीशे में चेहरे की तरह बनकर सामने आती है। उसी तरह से अगर हम किसी बिंदु के इमेज की बात करेंगे तो वहां भी हमें शीशे अर्थात रिफ्लेक्शन के लिए हमें किसी एक पोजीशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए हम इस रिफ्लेक्शन को प्रॉपर आपको समझाएं, ध्यान से देखते चलिएगा, इस रिफ्लेक्शन को मैं प्रॉपर अगर समझाऊं
तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोग अगर किसी बिंदु जो कहीं पर भी स्थित हो सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पर कहीं भी अगर वो निहित है बिंदु, हम उसका जो रिफ्लेक्शन करेंगे, जो उसका हम बिंब अर्थात इमेज फाइंड करेंगे, वो बाई मिरर एक्स एक्सिस का उपयोग करते हुए फाइंड करेंगे, एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का उपयोग करते हुए फाइंड करेंगे, या हम ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु का उपयोग करते हुए फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका रहेगा, ध्यान से देखते जाइएगा। मतलब हम ये तो एक्स अक्ष का उपयोग करेंगे, वाई अक्ष का उपयोग करेंगे, या हम मूल बिंदु का उपयोग करके हम लोग मिरर, मतलब इसको मिरर मान करके हम किसी बिंदु का इमेज, हम उसके प्रतिबिंब को, उसके इमेज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हमने कहा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है बाई एक्स एक्सिस, किसके थ्रू हो रहा है? एक्स अक्ष के द्वारा हो रहा है। हम रिफ्लेक्शन करने जा रहे हैं किसके थ्रू बताइए? एक्स अक्ष के द्वारा। अब आप खूब ध्यान से समझिएगा, इसका सर्टेन कॉन्सेप्ट है, छोटा सा प्रयास हम करेंगे यहाँ पर जिससे कंफर्म हो जाए। भैया देखो यही एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, आपको इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मान लीजिए आपका एक बिंदु है, जो बिंदु यहाँ पर एक निर्देशांक कंटेन कर रहा, सपोज करो एक्स कामा वाई, तो ऐसे रहा होगा ना, यहाँ तक एक्स रहा होगा, यहाँ तक वाई रहा होगा, तो ये बिंदु आपका बना है। हमने इसका क्या करना है बताइए? हमें इसका इमेज फाइंड करना है। इमेज फाइंड करने के लिए आपने एक्स अक्ष को क्या मान लिया है? मिरर मान लिया है, ये मिरर मान लिया। एक बात मुझे आप लोग बताइए कि आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, साइंस में क्या पढ़ा है कि जब हम कभी अपनी इमेज को शीशे के अंदर देखना चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, शीशा वहां पर एक क्या है, मिरर है बेसिकली। हमारी एज ए ऑब्जेक्ट, हमारी दूरी जो मिरर से होती है, उतनी ही दूरी मिरर से इमेज की होती है। मतलब शीशे के अंदर हमारे इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से उतनी ही दूर पर होता है जितने की मिरर से हमारी एज ए ऑब्जेक्ट होती है। ये आपको कंफर्म होगा। तो अगर बिंदु यहां पर है, तो यहां से इसकी ये जो दूरी है, ये दूरी सेम टू सेम इस मिरर के बाद भी उसकी इस दूरी के बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस दोनों परस्पर सेम होने चाहिए। ये कंफर्म है। अगर सेम है तो आप जान गए होंगे कि अगर यह P है तो यह P डैश हो गया, और P डैश में अगर आप सोच पा रहे हैं, तो अगर आप x अक्ष के थ्रू रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा x का मान तो एज इट इज था, लेकिन y का मान आपका नेगेटिव हो गया। x सेम था लेकिन y बदल गया। y क्या हो गया? चेंज हो गया, उसका साइन बदल गया। मतलब मेरा कहने का अर्थ था कि अगर कोऑर्डिनेट x कामा y है, अगर हम उसका रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन बाई एक्स एक्सिस कर रहे हैं, तो कंफर्म है एक्स एज इट इज रहेगा, वाई आपका साइन बदल देगा कि नहीं? कंफर्म है बात। एग्जाम्पल पे थोड़ा काम किया जाए, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए मैंने कहा कि एक निर्देशांक है 2,4, मैंने कहा इसका रिफ्लेक्शन करो, रिफ्लेक्शन करिए बाई एक्स एक्सिस। आप मुझे बताइए इसका रिफ्लेक्शन होकर के इसका निर्देशांक अगला क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बताइए क्या बनेगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा भैया? -4 हो जाएगा। 2 एज इट इज रहेगा, 4 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अच्छा अगला बताइए, -3 -5 है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका निर्देशांक क्या होगा? मैंने कहा -3 है, -5 है, तो व्हाट विल बी द इमेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाई एक्स एक्सिस? एक्स अक्ष का उपयोग करते हुए देखो, -3 रहेगा, बट ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर मैंने कहा कि 0,5 है, तो कंफर्म है 0 तो 0 रहेगा, ये -5 हो जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कभी रिफ्लेक्शन अर्थात इमेज हम फाइंड करेंगे, और इमेज अगर एक्स अक्ष के मिरर का उपयोग करते हुए बनाया गया है, तो कंफर्म है, ये कंफर्म जान लीजिए, क्लियर जान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एज इट इज रहेगा, वाई आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब ए कंफर्म हो गया होगा, तो बाई वाई एक्सिस अगर आप चलिएगा, तो वाई एक्सिस देखिए ध्यान से क्या होगा। वाई एक्सिस से अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, तो आपको फिर उसी तरह से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपका बिंदु यहाँ पर है, सपोज करिए पी एक्स कामा वाई है। आपकी बार आपने मिरर किसको बना लिया है? वाई अक्ष को बना लिया। ये देखिए मिरर हो गया। तो एक कंफर्म है जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, अर्थात पी डैश हो जाएगा। अब इस दूरी को अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो y एज इट इज है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बट x आपका नेगेटिव हो जा रहा है। अब की बार x बदल गया, y सेम रहा। मैंने कहा x बदल गया, जैसे शीशे से आप कंसीडर करिएगा, दूरी के हिसाब से चलिएगा, ये जहां से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मूल बिंदु था और ये 4 था,
तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे -4 पर, दूरी तो सेम रहेगी ना, ये बराबर रहेगी, बट y के मान में कोई फर्क नहीं है, तो y एज इट इज था -x y हो गया। तो यहाँ से आप रूल नोट कर सकते हैं, x कामा y है और इसका रिफ्लेक्शन अगर हमने किया, रिफ्लेक्शन बाई y एक्सिस अगर हमने किया, तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, x साइन बदल देगा, y एज इट इज बना रहेगा। जब हमने x अच्छे से किया तो x अक्ष में आपने देखा कुछ समय x सेम था, y बदल गया था। अब की बार जब y एक्सिस से कर रहे हैं तो कंफर्म है कि y सेम रहेगा, x बदल जाएगा। एक दो एग्जांपल इसका भी करना जरूरी है, कमेंट करके एग्जांपल को फोकस करिएगा। हमने कहा -3, 5, प्लीज सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या हो जाएगा इमेज इसकी, और कैसे हो जाएगा हमको बताना है। रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, बाई y एक्सिस, y अक्ष का उपयोग करते हुए रिफ्लेक्शन बनाना है। प्लीज बताइए, y अक्ष का उपयोग करते हुए क्या होगा, x बदल जाएगा, y सेम रहेगा, 3, 5 हो जाएगा। कंफर्म है? मैंने कहा 2, -3 है, चलिए फिर से सेम रिफ्लेक्शन फॉलो करिए। 2, -3 है, सेम रिफ्लेक्शन फॉलो करिए, कितना आएगा जल्दी से बता दे कमेंट करके। यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, सॉरी 2 बदल जाएगा ना, 2 बदल जाएगा और y एज इट इज रहेगा, -2, -3 हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जब भी रिफ्लेक्शन हम करेंगे तो x अक्ष y अक्ष का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर नेचर को बदलेंगे, और x पर x का उपयोग, y पे y का उपयोग, इसको ध्यान में रखना है और इस पर कभी कंफ्यूज मत होइएगा, डाउट ना रखिएगा। एक तीसरी बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर मूल बिंदु से करना है, किससे करना है, मूल बिंदु से, जो हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मूल बिंदु द्वारा कर रहे हैं, किससे करने जा रहे हैं, मूल बिंदु के द्वारा करने जा रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी में लिख देते हैं रिफ्लेक्शन बाई ओरिजिन, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ओरिजिन या हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु के द्वारा। आइए मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप सभी लोग। जैसे हमारे पास ये देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारा एक बिंदु है, सपोज करिए कि यहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट px, y है। इस तरह से हमारा एक बिंदु निहित है किसी एक निर्देश, अच्छा जरूरी नहीं कि फर्स्ट में ही रखा हो, ये कहीं भी हो सकता है। मूल बिंदु का मतलब ये होता है, इस समय अगर हम इस लाइन को ऐसे प्लॉट कर दें, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही क्यों, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल, जब कोऑर्डिनेट जहां रहेगा उसके हिसाब से सोचेंगे, जितनी ये डिस्टेंस हो उतनी डिस्टेंस इधर भी होनी चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मिरर इसको बनाया आपने, तो पी डैश में दोनों का परिवर्तन होगा, चाहे जहां पे जिस सिचुएशन में होगा, -x -y, मतलब आप मत समझना दोनों नेगेटिव हो रहा है, आप ये समझिएगा दोनों की साइन बदल रही है। जैसे हमने रूल लिख दिया px, y, अगर हमने कहा कि इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है बाई ओरिजिन, अर्थात मूल बिंदु से हो रहा है, तो p डैश हो जाएगा -x, -y, मतलब दोनों के नेचर बदल गए, x भी अपनी साइन को बदल दिया और y भी अपनी साइन को बदल दिया। इस तरह से अगर कभी भी कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया जाए, उसका रिफ्लेक्शन अगर हमें x और सॉरी मूल बिंदु से करना है, ओरिजिन से करना है, तो दोनों का नेचर बदल देता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर 1, मुझे बताइए अगर हम इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से करना चाहते हैं, मूल बिंदु से करना चाहते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, प्लीज आप लोग बताइए, कौन कौन बता रहा है कमेंट करके जल्दी से बताएं। यस यस, हाँ जल्दी से बताइए, क्या कमेंट करिए जल्दी से। इसका क्या हो जाएगा, 1 आपका -1 हो जाएगा, जो -1 है +1 हो जाएगा, देखो दोनों बदल गया, -1 +1 सही उत्तर होगा इसका, -1 +1। मैंने कहा 3 है माइनस, ये देखिए -3 है और 2 है। अभी बताइए सेम रिफ्लेक्शन अगर हम फॉलो करते हैं तो -3 +3 हो जाएगा, 2 आपका -2 हो जाएगा, 2 आपका -2 हो जाएगा। ऐसे अगर हमने कहा कि -4 है, तो कंफर्म है कि +4 और +4 हो जाएगा, मतलब दोनों के नेचर, दोनों की साइन बदल जाएगी, क्योंकि अगर हम मूल बिंदु से किसी का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो कंफर्म है कि दोनों का नेचर, दोनों की साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हम दूरी को देखते हुए निर्धारित करें। जैसे अगर आप किसी भी इस तरह की वर्किंग को अगर आप दूरी बेस करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर मान लो कोई एक हम सपोज करते हैं, किसी एक को भी समझते हैं, जैसे कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं आपको बताऊं, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे बनकर आएगा कि हमारा एक निर्देशांक है, सपोज करिए वो है 5, -2, कहा जाएगा सबसे पहले इसका रिफ्लेक्शन करिए x एक्सिस से, किससे करिए, x अक्ष से करिए, तो एक नया निर्देशांक बनेगा। सपोज करिए ऐसे, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखा जाएगा, अगर हमारे पास एक निर्देशांक है 5, -2,
तो सबसे पहले उसका x अक्ष से रिफ्लेक्शन करिए, फिर जो आया उसको y अक्ष से करिए। तो आप बताइए फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, या ऐसे पूछा जाएगा कोई निर्देशांक बनकर क्या आएगा, या अंततः वह किसका रिफ्लेक्शन बनकर सामने आ रहा है। जैसे आप प्रश्न समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक बिंदु था b5, -2, हमसे कहा गया सबसे पहले इसका रिफ्लेक्शन x अक्ष से करिए, x अक्ष से जो रिजल्ट प्राप्त हो उसका y अक्ष से करिए। अंततः मेरे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या होगा, या वह रिफ्लेक्शन डायरेक्ट अगर सोचा जाए तो किससे बनकर आ रहा है। ये आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप अगर x अक्ष से करेंगे तो x अक्ष में x एज इट इज रहता है, y बदल जाता है, ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा x एज इट इज रहता है, y बदल जाता है। आप उसको अगर y अक्ष से करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, y एज इट इज रहता है, x बदल जाता है। अगर हम डायरेक्ट सोचते, जो हमने x अक्ष और y अक्ष से ना करके सीधा अगर सोचा जाए, देखो आंसर तो चलो ये हो गया, बट उस आंसर में कभी-कभी थ्योरेटिकली आपसे पूछ लेता है क्या, कि अभी फाइनल किससे रिफ्लेक्शन हुआ है। तो आपने देखा कि 5 जो था -5 बन गया, -2 +2 बन गया, मतलब दोनों बदल गए। तो दोनों बदल गए तो हम इसको कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सीधा ओरिजिन से हो रहा है। किससे हो रहा है? मूल बिंदु से हो रहा है। अगर आप ऐसे प्रश्न देखिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अंततः हमारा निर्णायक रिफ्लेक्शन था या इमेज थी जो प्राप्त हुई थी, वह किसके रिफ्लेक्शन से प्राप्त हुई थी? एक्स अच्छे से हुई थी कि वाई अच्छे से हुई थी? तो हमने कहा नहीं भैया, ये ओरिजिन से हुई थी। अगर आप किसी बिंदु का रिफ्लेक्शन पहले एक्स से करते हैं, फिर वाई से करते हैं, रिजल्ट को वाई से करते हैं, तो हम कंफर्म है कि उसका रिफ्लेक्शन अर्थात उसका जो इमेज बन रहा है वो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन के बाद बन रहा है। तो आप ओरिजिन का उपयोग यहाँ पर बता सकते हैं कि फाइनल जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ओरिजिन के थ्रू हो रहा है। ये सब प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट इस टाइप के बनते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, जिससे कभी इस तरह के प्रश्न बने तो आप उत्तर दे पाए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो एक बार कंफर्म करते चलिएगा कि हाँ क्लियर हो रही बातें, कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ धारा प्रवाह, आप लोग भी बने हैं। तो कंफर्म करिए कि क्लियर हुई बातें अभी तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, और आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने सबसे पहले बिंदु पढ़ा, बिंदु की पोजीशनिंग पढ़ी, और बिंदु का आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा। बिंदु का रिफ्लेक्शन पढ़ा मतलब एक बिंदु हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से कंसीडर किया, बिंदु को प्लॉट किया, बिंदु का रिफ्लेक्शन पढ़ा। अब हमें क्या करना है कि अगर हम दो बिंदुओं को सोचें, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते रहे, सबसे पहले हमने यही पढ़ाया था कि बिंदु रहता है, बिंदु को बिंदु से मिलाते हैं तो रेखा बनती है। यहाँ भी बिंदु को बिंदु से मिलाएंगे तो बिंदुओं के बीच की दूरी बनकर आएगी। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर हम किसी निर्देशांक पर स्थित दो बिंदुओं को सोचें, एक का नाम मान लो P है, दूसरे का नाम मान लीजिए Q है। ध्यान से देखते जाइएगा। P का निर्देशांक इस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ तक x1 है, यहाँ तक y1 है। इसका निर्देशांक भैया बन गया x1 y1। इसी तरह से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, यहाँ तक पहुंचे तो x2 तक हो गया, और ऐसे ही हम लोग यहाँ तक भी पहुंच रहे हैं, जिसके पैरेलल उसको प्लान किया गया तो y2 हो गया। इसका निर्देशांक बनकर आया x2 y2। मतलब दो बिंदुओं को आपने, जरूरी नहीं कि एक ही चतुर्थांश में, ये दो पर भी हो सकता है, दूसरे से पहले का हो सकता है, पहले से तीसरे का हो सकता है, कहीं से कहीं तक के दो चतुर्थांशों को हमने क्या किया है, हमने दो किसी चतुर्थांश में दो बिंदुओं को हमने लोकेट किया। हमारी आवश्यकता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बता दें, इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो एक तरह से हमने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ रहे हैं हम लोग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपने दो बिंदु देखे हैं, दोनों का निर्देशांक देखा है, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन देखिए होगा कैसे। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि यहां से यहां तक टोटल x2 था, ये देखिए, इसमें से अगर x1 यहां से यहां तक x1 था तो फाइनली हो गया x2 - x1। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें जो इसके पैरेलल ही होगा, तो पूरा अगर y2 था यहां से यहां तक और ये y1 था, तो आप इसको अर्थात ऐसे थोड़ा सा सोच लें, इस लेंथ को आप कहें, क्योंकि पूरा आपको कंफर्म है यहां से यहां तक y2 है और ये केवल y1 है, ये पार्ट हो गया y2 - y1। अगर आप सोचें तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज। देखो अगर ऐसे सोचो, एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अगर समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है तो कंफर्म है कि यह उसका
दो भुजाएं हो गई जो एक लंब और आधार की तरह काम करेंगे, और जो विपरीत भुजाएं वो कर्ण बन गई। तो यहाँ पर वही पाइथागोरस फिर काम करेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ के लिए सूत्र बनाएंगे। सूत्र वही है जो पाइथागोरस पे काम करता है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 90 डिग्री के सामने की भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाती है। अर्थात दो बिंदु अगर दो निर्देशांक कंटेन किए हैं तो दोनों के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बन जाता है। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं होती। अर्थात चाहे आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, अर्थात दोनों का सेंस सेम ही रहता है। y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2 करें, दोनों में कोई फर्क नहीं होती। वर्ग होगा तो वर्ग धनात्मक हो जाता है और धनात्मक का जोड़ हमेशा धनात्मक होता है। तो सेंस समझ में आया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सर्टेन इस तरह से बन जाती है। अगर कभी भी दो बिंदु अपने निर्देशांक को आपको दे रहे हैं तो उनके बीच की दूरी को हम फिक्स निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु है 3,5, एक दूसरा बिंदु है मेरे पास Q जो कि मान लीजिए है 5,2। अब देखो इन दोनों के बीच भाई ये कहीं ना कहीं इनकी पोजीशनिंग है और देखने से समझ में आ रहा है कि दोनों पहले ही निर्देशांक में। तो जाहिर सी बात है यह x1 है, y1 है, यह x2 है, यह y2 है। तो PQ जो बनकर आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग। जाहिर सी बात 5 से 3 निकलेगा, 2 का वर्ग 4 होता है और 2 से 3 निकलेगा, देखो y2 माइनस y1, तो यहाँ पर 2 माइनस 5 है। अगर सोचे तो 2 माइनस कितना है 5। एक बार फिर से देखिए 5 माइनस 3 का वर्ग और 2 माइनस 5 का वर्ग, तो 5 से 3 निकला, 2 का वर्ग 4 होता है और 2 से माइनस 5 अर्थात 3 का वर्ग 9 होता है, अंडर रूट 13 यूनिट यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 13 यूनिट हो गई। आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच। अच्छा देखिए एक बात और समझने की कोशिश करिए, अगर मैं 3 माइनस 5 कहता तो माइनस 2 का वर्ग तब भी 4 आता, 5 माइनस 2 करता तो प्लस 3 का वर्ग तब भी 9 होता। तो मतलब ये मत सोचना कि अगर मैंने x2 माइनस x1 लिखा तो आप वही लिखना, नहीं, अपनी सुविधा से आप लिख लो। y1 माइनस y2 बोला या y2 माइनस y1 बोला तो वही लिखना, नहीं, x1 माइनस x2 लिख दीजिए या x2 माइनस x1 कर दीजिए, फर्क नहीं आएगा, सेम आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक और चीज यहाँ पर जनरल पूछी जाती है और समझने की भी आवश्यकता है, किसी बिंदु की अगर हम मूल बिंदु से दूरी निकालना चाहते हैं, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए निर्देशांक है हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ए आपका क्या है, मूल बिंदु है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर पी प्लॉटेड है x, y, अर्थात ये कन्फर्म है कि यहाँ से यहाँ तक x रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या रहा होगा, y रहा होगा, तभी तो x, y बना है। और मूल बिंदु का अपना निर्देशांक होता है 0, 0 होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें तो वैसे भी पाइथागोरस जनरेट हो रहा है। ये लेंथ आपकी क्या है, y है, ये लेंथ x है। तो मूल बिंदु से दूरी अगर हम इसको O कह रहे हैं, इसको P कह रहे हैं, तो OP बराबर हमेशा x वर्ग प्लस y वर्ग हो जाएगा। मतलब जो हमारे निर्देशांक दिए गए हैं उन्हीं निर्देशांकों के वर्गों का, मतलब जो हमारे पास वैल्यूज है x और y की, वर्गों के योग का वर्गमूल करना होगा और आराम से आप उत्तर बता सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक निर्देशांक है 5,2, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ। मूल बिंदु से दूरी अगर हमें बतानी है तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो भैया ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 4, 29, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। मतलब आपको कुछ करने की खास आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से बताने की आवश्यकता है कि अंडर रूट क्या बताना है, 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, सीधा सीधा आप उत्तर बता सकते हैं। तो आपने देखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कुछ प्रश्न अगर आप लोग को देखना है तो प्रश्न आप देख लीजिए, दूरी से जो संबंधित है, अगर आपको करना ही है तो आप समझ करके कर लीजिए आंसर। जैसे सपोज करिए कि आपको दो बिंदु दो निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु हमारे पास एक 4 माइनस 5 है और दूसरा क्या है 2, 3 है। इनके बीच की दूरी आप मुझे बताइए क्या हो जाएगी, कौन कौन बता सकता है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, कमेंट करिए, आप लोग लिख सकते हैं। अगर मान लो इसको P कहा, इसको Q कहा, अगर जनरली सोचा तो x1 y1 है, x2 y2 है, बट इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा दूरी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 4 माइनस 2 का वर्ग
हम सीधा लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, -5 -3, तो -5 -3 का वर्ग, अगर चाहे तो आप x2 -x1 कर दे, कोई फर्क की बात नहीं आती। 2 का वर्ग 4 है, 8 8 64 है, 64 और 2 का वर्ग 4, तो 64 4 68 हो गया, 17 चौके 68, मतलब 4 गुणे 17 लिख सकते हैं इसको। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 17 का हो नहीं पाएगा, अर्थात ये हो गया कितना, 2√17। 2 कितना, 17, पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, पहला ऑप्शन प्रश्न का हल है। तो दो बिंदु थे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एकदम जनरल फार्मूले से आपने फाइंड कर ली, कहीं कोई समस्या इस तरह के प्रश्नों को लेके आपको नहीं बनेगी। अब जैसे देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और किसी अननोन निर्देशांक को, अननोन वैल्यू को आपको पता करना है। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए एक बिंदु है 11,5, दिख रहा है आपको, दूसरा है k,0। अच्छा, मुझे एक आंसर दें आप लोग, अगर हमने लिखा k,0, तो k,0 भैया कहाँ लाई करेगा, थोड़ा मुझे बता दो आप लोग। k,0 अगर एक निर्देशांक है तो कहाँ लाई करेगा, x अक्ष पे, y अक्ष पे, हाँ, कि और पहले क्वाड्रेंट में, एक दूसरे में, तो कहाँ करेगा आप मुझे बता दीजिए फटाफट। हाँ, माइनस प्लस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, माइनस प्लस हो जाता है। दूरी इनके बीच की 13 दी गई है, आपको कंफर्म है इनके बीच की दूरी 13 है। k का मान हमको बताना है, ये x अक्ष पे लाई करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि x एक्सिस, x का मान दिया, y का मान 0 है। तो अब जनरली देखिए रूल में क्या होता है, अंडर रूट 11 माइनस k का वर्ग होल वर्ग और 5 माइनस 0 मतलब 5 का वर्ग बराबर 13 है। तो 13 अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी तो फिलहाल 13 लिख दो, अगर वर्ग इसका रूट वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। 11 माइनस k का होल वर्ग प्लस 25 बराबर 13 का वर्ग 169 हो जाए, क्योंकि इधर से अगर हम वर्ग करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम उधर भेज देते हैं तो 11 माइनस k का वर्ग होल वर्ग कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 11 माइनस k का मतलब इसका मान अगर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट होगा, तो प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि 12 का वर्ग, देखो ध्यान से दोनों बात समझना है आपको, प्लस माइनस दिमाग में जरूर रखिएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में, अर्थात हम लिख सकते हैं 11 माइनस के बराबर एक बार प्लस 12 और एक बार लिख सकता हूं 11 माइनस के बराबर माइनस 12। यहां से k का मान क्या हो जाएगा, -1, इधर अगर जाएगा, यहां से k का मान हो जाएगा कितना बताएं, 23। तो -1 और 23 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर वह निर्देशांक सोचा जाए, ठीक है, वह निर्देशांक, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज, प्रतिबिंब बेसिकली बोला जाता है मोहित। तो देखिए ध्यान से, आप अगर इसको करना चाहते हैं, जैसे k का मान अर्थात अगर हम निर्देशांक आपसे पूछते हैं कि वह निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक हो सकता था -1,0, दूसरा 23,0, दोनों हो सकता है, ठीक है, -1,0, 23,0 दोनों हो सकता है। एक पर पॉजिटिव, कोई दिक्कत इसमें, देखो k को उधर कर दो, 12 इधर आएगा तो 11 माइनस 12 -1 हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर फिर से देखना है, एक में क्या दिक्कत है, ये क्लियर है कि नहीं वाला, ये सही है, हाँ, ये कंफर्म हो गया होगा। एक में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आया होगा, हो सकता है वर्किंग में कुछ इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो क्लियर था, उसमें उत्तर तो आपको फाइनली समझ में आ ही गया होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं, और भी एक दो नंबर इससे रिलेट करते देख लीजिए। अब जैसे ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जो अभी आप लोगों ने किया है, इसका फटाफट उत्तर बता दें। दो बिंदु है, 0,-5 है, 0,-5 है, दूसरा क्या बताएं, x,0 है। आपको इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 13, फिर से 13 दिया है, हमें इसमें किसका फाइन करना है बताएं, हमें x का मान बताना है। तो कैसे निकाला जाएगा, हम लिखेंगे x माइनस 0 का होल वर्ग, ठीक है, देखो x माइनस 0 लिख रहा हूं मैं, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 का वर्ग, या तो आप लिख सकते हैं 0 प्लस 5 का वर्ग। रूट के अंदर अभी है तो ये 13 लिखा जाएगा, इस रूट को हटाएंगे तो उधर 169 हो जाएगा। तो x का वर्ग प्लस 25 बराबर कितना हो गया, 169, और x का वर्ग बराबर फिर से 144 है, अर्थात x का मान लिया प्लस माइनस 12 है, अर्थात पॉजिटिव भी 12 हो सकता है, नेगेटिव भी 12 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके निर्देशांक की बात करें तो 12,0 हो सकता है, -12,0 हो सकता है, मतलब प्लस माइनस 12 रिजल्ट आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है, प्लस माइनस 12। यस, समझ में आई बातें। तो कहने का सेंस है कि 3 नंबर आपको समझ में आया होगा कि प्लस माइनस 12 इस तरह से रिजल्ट इसका बन सकता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। मैं आगे अब बढ़ने चल रहा हूं और कुछ बातें आपको समझाता हूं। आपने बिंदु के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को समझ लिया, जनरेट कर लिया है। अब मैं दूरी को छोड़ करके थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। भाई, दो बिंदुओं को मिलाने से दूरी जनरेट हो गई,
लेकिन अगला काम निर्देशांक में होगा कि इस दूरी का आप बंटवारा कर दो। इस बंटवारे के लिए एक टॉपिक पढ़ा जाता है सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ा जाता है? सेक्शन फार्मूला, अर्थात आप विभाजन का जो सूत्र है वो आप पढ़ने जा रहे हैं। मतलब किसी रेखा का बंटवारा सेक्शन फार्मूले, जैसे देखिए पहले बिंदु प्लॉट किया, बिंदु का इमेज फाइंड किया, बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी निकाली। अभी जब दूरी बन गई, जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इसको बांटो, डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे होगा? तो डिवीजन अक्सर हमारे दिमाग में होता है कि दो बराबर भागों में बांट दो। ऐसा नहीं है, दो बराबर भागों में हमेशा आप नहीं बांट सकते हैं। आपको बांटने के लिए किसी एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। भाई रस्सी को अगर मान लो मारकर के मुझे इसको काटना ही है, तो क्या जरूरी है कि मैं बराबर काट दूं? नहीं, आप हो सकता है इधर कम रखना चाहते, इधर ज्यादा रखना चाहते हैं। तो यह जो बंटवारा होता है, सेक्शन होता है, वो बेसिकली तीन प्रकार से होता है। एक होता है इंटरनल, इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। अभी मैं सब समझाता हूं, एकदम क्लियर समझिएगा। एक्सटर्नल, और एक होता है आपका मिड पॉइंट। इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट। तो बेसिकली अगर हम रस्सी इसको मान रहे हैं या लेंथ मान रहे हैं, तो आप लेंथ का बंटवारा किसी, जैसे हम कहते हैं बराबर बांट देना। तो बराबर बांट देने का मतलब बीच से एक कट लगाना, बराबर बराबर बढ़ जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर हम इसको बांटना चाहते हैं तो बेसिकली बांटने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अनुपात। आपके पास उस लेंथ को बांटने का अनुपात क्लियर होना चाहिए, रेशियो। और रेशियो हमेशा जैसे m:n के रूप में जनरेट किया गया। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर कभी मेंशन नहीं किया गया है, ये शब्द मेरे सुनिएगा, मेंशन नहीं किया गया है, और m:n जो हमारा रेशियो हमको दिया गया जिसमें हमें इस लेंथ को बांटना है, जैसे मान लो कहा जाए 2:5 में बांट दो, 2 भाग इधर कर दिया, 5 भाग इधर कर दिया पूरी लेंथ को। 3:4 में बांट दो, 3 भाग आगे कर दिया, 4 भाग पीछे कर दिया, 5:2 कर दिया। इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा है रेशियो पर। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रेशियो होता है, अगर हम इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, m/n के रूप में लिखें, और इस m/n का मान अगर छोटा है 1 से, छोटा है 1 से, जो बंटवारा होता है उसको आप कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? मतलब m का मान छोटा रहे, n का मान बड़ा रहे, तो उस बंटवारे को कहते हैं इंटरनल। अगर यहीं पर m/n ग्रेटर देन 1 हो, मतलब m का मान ग्रेटर हो n से, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल। हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक, आंतरिक, और इसको कहते हैं आप लोग बाह्य। और अंततः जो हमारे पास मिड पॉइंट है, इसको मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु के सबसे आसान है, इसमें हमारा m/n हमेशा बराबर होगा n के, अर्थात m का मान n के बराबर होगा, तो उसे कहते हैं मध्य बिंदु के हिसाब से बंटवारा। बंटवारा किसी रेखा का जनरली आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब एक कट यहां लगाया, एक बिंदु यहां पर आया, इस बिंदु ने इधर का भाग m बोला, इधर का भाग n बोला, रेखा बढ़ गई। ठीक है, m यहां पर मान लो छोटा है, n बड़ा है, तो रेखा आंतरिक रूप से बढ़ गई। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास भैया ये रेखा है, जैसे आपने देखा होगा उसमें सर्कल जब बढ़ती, सर्कल में दो पार्ट बांटे जाते हैं, तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है। ये यहाँ तक रेखा है, मान लो P है, Q है, हमें एक लेंथ ऐसे डॉटेड यहाँ तक सोचनी है। सपोज करो ये x है, तो ये पूरा m बोला जाएगा और इतना भाग n बोला जाएगा। ऐसे ही एक रेखा हमारे पास दो बराबर भाग में बढ़ जाए, सीधा सीधा मध्य बिंदु का सिद्धांत वहां पर काम करता है। अब आप थोड़ा समझो, इसके लिए अलग अलग जो सूत्र बनते हैं उसको समझने की जरूरत है। मैंने कहा आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन, ध्यान से देखते जाइएगा तो अभी कंफर्म हो जाएगा। आंतरिक विभाजन के लिए पहले तो लाइन समझ लो, ऐसे है, मान लीजिए ये है लाइन, मान लीजिए इसका नाम P है, हैविंग द कोऑर्डिनेट x1 y1, Q है कंटेनिंग x2 y2। एक हमारा बिंदु है, जिस बिंदु ने इसको बांटा है, उस बिंदु का नाम मान लीजिए m है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। हमें निश्चित तौर पर अगर हम इतने भाग को मान लो m कह रहे हैं, इतने भाग को n, अर्थात m अनुपात n में इस रेखा को यह पॉइंट डिवाइड कर रहा है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसका x1 ये पहला पार्ट, दूसरा पॉइंट, दो बिंदु थे। एक बिंदु था m जिसका निर्देशांक x, y है, जो कि m अनुपात n में इसको बांट रहा है। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा आप मुझे बताइए। सूत्र में बेसिकली पता क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को पता करना, क्योंकि ए दिया है, ए दिया है, अनुपात दिया है, हमें इसको फाइंड करना है कि वो कहां कट गया, कहां पे बढ़ गया। इसके लिए मुझे इसके x का मान चाहिए, इसके y का मान चाहिए, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए। x बराबर m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये हो जाएगा फार्मूला।
यम x2 मतलब आप इस यम को इसके x2 के साथ, n को इसके x1 के साथ डिवाइड बाई m प्लस n कर दो, आपको पता चल गया x। y का मान यम y2, देखो ध्यान से, यम y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये बन गया आपका y का मान। x और y का मान आ गया। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं, मैं आपको कंफर्म बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता यह 4,5 था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये 4,5 था, ये था आपका, मान लीजिए मैंने कहा कि 6,3 था। मैं आपसे कहता कि मान लीजिए इसको मैं 2:3 में बांटना चाहता था। इस एग्जाम्पल को आप स्वरूप दे दीजिए, तुरंत कंफर्म हो जाए यहीं पे। आप यहां से अगर मैं x का मान आपसे कहता कि निकालो भाई, तो आप कहते सर यह यम है, यम x2 मैं लिखता 2 गुणे 6, समझ रहे हैं मेरी बात को, यम का मान 2 था, x2 का मान 6 था, प्लस n मतलब 3 गुणे 4 लिखता मैं, 3 गुणे 4 लिखता बटा 2 प्लस 3 लिखता, तो मतलब 6 दूना 12, 3 चौके 12, तो 24/5 हो जाता x का मान, 24/5 हो जाता यहां पर x का मान। दूसरी तरफ अगर हम y की तरफ जाते, तो y में जाते यम y2 2 गुणे 3 करते, 2 गुणे 3 करते, प्लस 3 गुणे 5 करते, 3 गुणे 5 करते बटा 2 प्लस 3 करते, कहानी क्या बनती 6 और 15, 15 6 21, 21/5 हो जाता। तो निर्देशांक क्या बनता यहां पर 24/5 और 21/5, ये हो जाता निर्देशांक, जिस निर्देशांक ने, जिस बिंदु ने इस रेखा को दो भागों में डिवाइड कर दिया 2:3 के रूप में, आंतरिक रूप से बांट दिया। कंफर्म बातें, फार्मूला दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। अनुपात पहला यम है, दूसरा n है। निर्देशांक समझिएगा, यम x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, यम y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। एक यहीं पर बनेगा बाह्य के लिए, आप ध्यान से देखिएगा, बाह्य विभाजन अगर हो रहा है तो बाह्य विभाजन का सूत्र देखिए क्या बन जाएगा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि जैसे देखिए इस समय थोड़ा सा इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रेखा कैसे बट रही है। जैसे देखो रेखा बेसिकली आपकी यहां से यहां तक है, p कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q x2 y2 है। यहाँ पे जो बिंदु बनता है, जो बेसिकली इसको बांटता है, वो कहीं यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, जिसका निर्देशांक मान लीजिए आपका क्या है एक्स वाई है। हमें यही फाइनली पता करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर यम यहाँ से यहाँ तक होता है, पूरा ए माना जाता है इसको बाह्य विभाजन की, और यन यहाँ से यहाँ तक होता है। मतलब ए लेंथ को आप यन मानते हैं, इसको यन मानते हैं, तो यहाँ पर उस यक्स को फाइंड करने का जो सूत्र होता है वो होता है यम x2 माइनस यन x1, यम x2 माइनस यन x1 डिवाइड बाई यम माइनस यन, ये सूत्र बन जाता है। और इस सूत्र को जरूर लिख लीजिएगा, ये कंफर्म माना जाता है, आता ही आता है, यम y2 माइनस यन y1 डिवाइड बाई यम माइनस यन। ठीक, बाह्य विभाजन का जो कॉन्सेप्ट बनता है बेसिकली इस सूत्र पर डिपेंडेंट होता है। जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस काम कर जाता है, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस काम करता है। बाकी सूत्र एज इट इज है, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो एक दो चीजें क्लियर करिएगा, इंपॉर्टेंट है, देख करके चलिएगा, कंफर्म हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मध्य बिंदु की बात करेंगे, मध्य बिंदु की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब जो हमारे पास रेखा थी, ये है रेखा बेसिकली, इसको दो भाग में बांटना है एक्स वाई, मतलब इसमें ए आसान है सबसे, इसका निर्देशांक मान लो x1 y1 है, इसका निर्देशांक क्या है x1 y1 है, और इसका निर्देशांक यहाँ पर जो q है वो x2 y2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर हमें इसको फाइंड करना है x y, मान लीजिए यम है, तो आसान है, इसका x बराबर, क्योंकि इसमें जो है अनुपात के दोनों मान बराबर हो जाते हैं, मैं सीधा सीधा लिखता हूं x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ऐसे y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब अगर आप इसमें अनुपातिक टर्म का उपयोग करेंगे तो फार्मूला अंततः यही बन जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कभी भी मूल बिंदु से, मतलब जैसे या हम कभी रेखा दे दे और हमें उसका उपयोग करना हो तो आसानी से हम लोग इस चीज को बता सकते हैं। कन्फर्म? चलो देखो अभी आप समझो ये सब चीजों को, कुछ चीजें इसमें देखो सीट के माध्यम से भी मैं करा देता हूं, कुछ प्रश्न आपको कंफर्म हो जाए जो आपको इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को दे रहा है। ये देखिए, जैसे देखिए प्रश्न है,
यहां पर मेरे पास क्या क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, एक हमारे पास बिंदु है, रेखा है, देखिए ध्यान से, एक रेखा है जिसका निर्देशांक देखिए क्या, -1,9, -1,9 है। दूसरा 11,2 है, 11,1 है। बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1, आंतरिक रूप से बांटना है 3 और 1 में। इसका निर्देशांक आपको बताना है बेसिकली क्या हो जाएगा। अब आप देखो तुरंत बता दीजिए भाई, इसमें एक जगह पे x आएगा, दूसरी जगह पे क्या आएगा, y आएगा। इसको आप m मानेंगे, इसको आप n मानेंगे, इसको आप x1 कह रहे हो, y1 कह रहे हैं, इसको आप x2 कहेंगे, y2 कहेंगे। सूत्र लगा दीजिए जो आपने पढ़ा आंतरिक का, क्या पढ़ा बताइए, m x2, m मतलब 3 गुणे x2 मतलब 11 प्लस n x1 1 गुणे -1 बटा 3 + 1। तो x का मान देखिए क्या हो गया, 33 में से 1 निकलेगा, 32/4 हो गया, अर्थात 8 हो गया। x का मान कितना हो गया, 8। जो लोग कर सकते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। y का मान my2 3 गुणे 1 हो गया, 3 गुणे 1 हो गया, प्लस ny1 1 × 9 हो गया, डिवाइड बाई 3 + 1 हो गया। मतलब 9 3 12/4 है, अर्थात 3 है। कुल मिला के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो 8,3 है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमने किसी एक रेखा का आंतरिक रूप से किसी अनुपात के आधार पर बंटवारा किया है तो हमने यहाँ पर उसका निर्देशांक भी जनरेट कर लिया है, निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया है। और एक आग देख लीजिए जिससे कंफर्म बातें हो जाए एकदम क्लियर। इसको थोड़ा सा आप लोग फाइनल एक और कर लीजिए। इसका हमारे पास देखो फिर से उसी टाइप से है, 4,5 है, देखो 4,5 है, और क्या है, -3,3 है। जो अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 में पहला यम बोला जाएगा, दूसरा यन बोला जाएगा, उसके आधार पे कर लीजिए। तो यहां पर इसको आप x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आप लोग, x2 कहेंगे, y2 कहेंगे, इसको आप यम कहोगे, इसे आप यन कहोगे। ठीक है, तो रूल क्या बनेगा, x के लिए यम x2 तो 2 गुणे -3 तो -6 हो जाएगा, प्लस, समझ रहे मेरी बात को, देखो 2 गुणे -3 माइनस से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 गुणे 4 12 हो गया, बटा अब यहां पर थोड़ा सा जैसे डिफरेंस की बात करा जाए तो m माइनस n बेसिकली अंतर जो होगा 1 होगा, पॉजिटिव में होगा। तो 12 से 6 निकलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, अच्छा सॉरी जुड़ेगा, 2 3 5 हो गया, अंतर नहीं करना है। तो 12 से 6 निकलेगा तो 6/5 हो गया, ये x का मान आया। y का मान देखिए क्या हो जाएगा, m y2 तो 2 3 6 हो गया, प्लस 3 गुणे 5 15 हो गया, बटा आपका 5 रहेगा, तो 15 6 21/5, कुल मिला के 6/5 और 21/5, राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन हो गया। यस यस, कंफर्म बात है। तो कंफर्म हो गया, छठा प्रश्न आपका, इसका हल आपको दिख रहा है 6/5 और 21/5, इतना कंफर्म। आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ बातें और जो बताना हमें आवश्यक लग रहा है वो मैं जरूर बता देना चाहता हूं, जिससे कि ये चीजें कंफर्म हो जाए। अब जैसे इतना हमने पढ़ लिया तो मैं इतने पे चीजें छोड़ूंगा नहीं, फाइनल करके आपको आगे बढ़ाऊंगा। फाइनल बेसिकली हमको ये करना है कि जब आपने दो बिंदुओं को मिलाने से हमने एक लाइन बना दी और उस लाइन को आप रेखा कह रहे हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक दूरी जनरेट कर रहे हैं, इतना कर दिया, दूरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने कर दिया। ठीक है, दूरी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब आवश्यकता यह है कि जो रेखा है बेसिकली, जिस रेखा को आप पढ़ रहे हैं, इस रेखा का स्टेटमेंट मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए हमें जो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सरल रेखा का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आप अगला पढ़ रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण, जो थोड़ी देर आपको मैं और यहाँ पर रखूंगा क्लास में। आप लोग इतना जरूर आज कवर कर लीजिए। बेसिकली हमें जो है एक समीकरण को, जो इस रेखा को प्रेजेंट करेगा, उसको समझने की आवश्यकता है। भाई रेखा इंपॉर्टेंट भाग हो गई, तो रेखा के समीकरण को मतलब उस स्टेटमेंट को जिसने रेखा को प्रेजेंट किया है, बताया है, बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा आवश्यकता है आपको जानने की, समझने की। तो मैं आपको समझाता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। कभी भी जैसे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं सब कंफर्म कर देता हूं, यहीं से क्लियर कर लीजिए आप लोग। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हिंदी में कहेंगे सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण आप हेडिंग कर सकते हैं इसको, सरल रेखा का समीकरण। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा,
इसको जैसे अगर कंफर्म किया जाए तो मैंने कहा जब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम दो बिंदुओं को देखें तो दो बिंदु अगर मान लीजिए ए बी हैं तो सरल रेखा बेसिकली सरल रेखा जो होती हैं वो एक सीधी सरल रेखा बोली जाती है। मतलब उस रेखा का जो फ्लो होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। मतलब हमारी रेखा तो यही है लेकिन इसका जो फ्लो होता है ना अनंत तक कंसीडर किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो रेखा है बेसिकली कोई भी रेखा जो लाइन है ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है मतलब इतने सारे बिंदु हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। कोई भी रेखा को बनाने के लिए अनंत बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। हमेशा कोई रेखा जो सरल रेखा बेसिकली है वह अगर उसको प्रेजेंट किया जाए तो उसके दो स्वरूप को प्रेजेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसका जनरल स्वरूप, जनरल जो उसका जनरल फॉर्म होता है। दूसरा जनरल फॉर्म के बाद उसका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। जनरल को मैं भी प्रेजेंट करता हूं। अगला जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली y इंटरसेप्ट फॉर्म। हम y इंटरसेप्ट मतलब y पर कहां वो प्रतिच्छेद कर रही इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब किसी रेखा के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा ना कि ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो बिंदु की, बिंदु से बिंदु को मिला से रेखा की, रेखा को इंक्लाइन करते हैं तो कोण की। ऐसे हमें किसी रेखा को प्लॉट करना है तो रेखा को बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक y इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट और दूसरा स्लोप। हिंदी में दोनों के बारे में बताता हूं। y अक्ष पर कटान बिंदु, y अक्ष पर कटान बिंदु, दूसरा प्रवणता। ये दो बातें आप समझिएगा। मतलब कंफर्म है कि जो रेखा आप प्लान करने जा रहे हैं वह रेखा y अक्ष पे कहीं ना कहीं काटती है। जैसे देखो ये y अक्ष पे काटी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज x अक्ष के साथ वह कितने डिग्री का कोण बना रही धनात्मक दिशा में, भी ध्यान दीजिएगा। दो बातें हमको समझनी है किसी रेखा को प्लॉट करने के दौरान कि y अक्ष पर वह कहां काटती है और x अक्ष के धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाती है। उस कोण को हम इंक्लिनेशन कहते हैं, मतलब झुकाव कहते हैं। लेकिन उस झुकाव को अगर हम tan पर प्रेजेंट कर दें तो वह tan थीटा प्रवणता हो जाता है। tan थीटा क्या हो जाता है? प्रवणता हो जाता है। मतलब हमने कहा कि हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक y अक्ष पर कहां कट कर रही है, दूसरा वह x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, उस कोण का उपयोग करके हम प्रवणता निकाल दें और इन दोनों की मदद से एक सरल रेखा हमारी बन जाती है जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अभी जनरल फॉर्म नहीं बताया मैंने। हम हमेशा सरल रेखा को, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो सरल रेखा है बेसिकली, जो सीधी सरल रेखा है जो कई बिंदुओं से मिलकर बनी है, तो बिंदु मतलब x और y का मान एक तरह से x y से कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, अर्थात x y के बीच क्या संबंध है। भाई देखो ऐसे थोड़ी हम कोई बिंदु उठा के रख देते हैं, हम बिंदुओं को संबंधित करके रखते हैं। अर्थात x और y के बीच परस्पर संबंध को दर्शाने का काम एक सरल रेखा करती है। अगर हम किसी एक रेखा की बात करें तो हमें दो तीन बातें दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि वह कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। बिंदु बेसिकली x और y के मान को कंटेन करते हैं। एक्स वाई के संबंध को दर्शाने का काम एक सरल रेखा करती है कि कैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष से संबंधित है। बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक वाई अक्ष पर कटान बिंदु, दूसरा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना कोण। अगर ये दो चीजें हमें कंफर्म हो गई तो हम किसी भी सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं। ये बातें आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे इस सरल रेखा को प्रेजेंट करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। हम जो सरल रेखा बेसिकली हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उस सरल रेखा के हम अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप। तो स्लोप को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। प्रवणता, प्रवणता बेसिकली क्या है? प्रवणता किसी सरल रेखा का x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना झुकाव, जो कोण होता है उस कोण के माध्यम से बनता है। अगर हम उस कोण को थीटा कह रहे हैं तो प्रवणता जो यम बनेगा, यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। साथ साथ वह रेखा किस झुकाव के साथ मूव कर रही है ये प्रवणता ही निर्देशित करता है, प्रवणता बताता है। जो हमें कोण से भी पता चल सकता है, हमें बिंदुओं के निर्देशांक से भी पता चल सकता है। अगर आपके पास बिंदुओं के निर्देशांक है तब भी आप प्रवणता को बता सकते हैं प्रवणता क्या है। अब एक एक चीज देखिए। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग यहाँ पर सरल रेखाओं के अलग अलग नेचर की बात करेंगे,
उस नेचर को भी समझने के लिए इसके जनरल इक्वेशन को समझ लीजिएगा। जनरल इक्वेशन बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है जो कि अलग है। जनरल इक्वेशन वही है जब हम लोग दो चरों पे आधारित रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से लिया गया है। वो आपने देखा है कि आप लिखते हैं a1x प्लस b1y, तो फिलहाल हम यहाँ पर कह देते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन होता है किसी सरल रेखा का, जहां पर a, b, c वास्तविक संख्या से संबंधित होती हैं। एक किसी भी सरल रेखा का जनरल स्वरूप हो जाता है जो कि जनरेट करता है सरल रेखा को। लेकिन सरल रेखा को बनाने के लिए जो मूल आवश्यकता है y इंटरसेप्ट और प्रवणता। जैसे मैं आपको कह दूं कि एक सरल रेखा है, ध्यान से देखिएगा, एक सरल रेखा है जो y अक्ष को -3 पर प्रतिच्छेदित करती है। साथ साथ मैंने कहा कि x अक्ष के धनात्मक दिशा में देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। वह सरल रेखा क्या होगी? मैंने दो बातें आपको बताई। एक सरल रेखा आपसे पूछा गया जो कि x अक्ष को -3 पर प्रतिच्छेद करती है तथा x अक्ष के धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आप कहोगे उस सरल रेखा को अगर हमें फाइंड करना है तो मैं ऐसे फाइंड करूंगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा भैया हमारा c तो कंफर्म हो गया -3 है, जो कि x अक्ष पर इसका मिलान बिंदु है, जो y अक्ष पर जहां पे कट कर रही है। अभी फिलहाल इसमें ऊपर की तरफ कट रही है रेखा, हमारी कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे रहेगा तो यहां से गुजरती जाएगी। x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर हमारा c कंफर्म है, यम हमारा tan 30, कल मैंने आपको tan 30 बताया था क्या होता है, 1/√3 होता है। आप इनको उठा के इस पे रख दीजिए। अभी मैंने बताया था y = mx + c, तो देखिए y रहे, यम की जगह 1/√3 हो गया, x रहेगा -3 होगा। ये समीकरण बन गया, ये सरल रेखा का समीकरण हो गया। आप बता सकते हैं, बहुत लोग देखिए बता भी रहे हैं, y = 1/√3 x -3, ये हो गया सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण का पहला जो कॉन्सेप्ट है जनरल के बाद अगर सोचा जाए तो y इंटरसेप्ट, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब जब आपको स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है, ये y अक्ष पे कटान बिंदु पता है, तो सरल रेखा का इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट होता है, समीकरण होता है, y = mx + c हो जाता है। ये पहला स्वरूप हो गया। आगे आपको मैं बताऊं कि हमसे दूसरी बात पूछी जाती है। दूसरा हमसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि अगर मान लो हमारी एक रेखा है जो किसी एक बिंदु से होके जा रही है, मतलब मान लीजिए यहां से होके जा रही है, हमारे पास मान लीजिए हमने कहा कि x, y या x1 y1, हमको एक निर्देशांक पता है। आपसे बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं एक एक एग्जांपल भी देता जाऊंगा। और उसकी प्रवणता पता है, यम पता है, मतलब हमको एक बिंदु पता है, एक बिंदु, और अगर हमको प्रवणता पता है, प्रवणता ज्ञात है। इस समय अगर हम सरल रेखा का समीकरण आपसे पूछेंगे तो आप लिखिएगा कि सर y - y1 बराबर m × x - x1। ये जरूर याद रखिएगा, y - y1 बराबर m × x - x1। जैसे मैंने कहा कि हमारी रेखा 2, 3 से होके जा रही है और इसकी प्रवणता जो है यम का मान 1 है। तो आपको समीकरण बनाना क्या हो जाएगा बताइए? आप लिखोगे सर y - y1 देखो ये x1 है, y1 y - 3 बराबर 1 × x - 2। रूल देख रहे हैं, ये बन रहा है। तो लिखूंगा y - 3 बराबर x - 2। आप एक तरफ कर लो या जैसे आपकी मर्जी। x - y बराबर उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ x - 1 + 1, x - y + 1 बराबर 0। ये आपके सरल रेखा हो गई, ये समीकरण हो गया। क्या लिखा आपने? y - 3 बराबर x - 2। आप y को उधर बुलाओ, x - y हो गया, इसको इधर भेज दीजिए, -3 + 2 -1 हो गया, तो -1 को आप +1 कह सकते हैं। तो उत्तर हमारे पास क्या हो गया? x - y + 1 बराबर 0। इस तरह से हमने यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण बना दिया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग को कभी कभी दोनों बिंदु पता होते हैं, जैसे दो बिंदु पता है, उस समय हम लोग यहाँ पर अगर सरल रेखा का समीकरण बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए एक बिंदु पता है x1 y1 और दूसरा बिंदु हमें पता है q x2 y2। मान लीजिए दोनों बिंदु हमें पता है। इस समय अगर हम सरल रेखा का, जब देखिए हमने कहा जब दो बिंदु ज्ञात हो, तो उस समय जो सूत्र बनता है
y माइनस वाई वन बराबर, मैं इसके लिए एक और बात बता दूं कि अभी जैसे मैंने प्रवणता आपको बताया था, प्रवणता जो स्लोप है बेसिकली, जो कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में झुकाव मतलब कोण से निर्देशित किया जाता है। अगर दो बिंदु पता है तो दो बिंदुओं से हम प्रवणता निकाल सकते हैं, यम निकाल सकते हैं, जो यम हो जाता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। याद रखिएगा इस बात को। अगर दो बिंदु पता है तो दो बिंदुओं से हम प्रवणता निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन बराबर बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे सूत्र बनेगा y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर हमको दो बिंदु पता है तो दो बिंदुओं का उपयोग करके हम किसी सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, ये सूत्र भी काम करता है। ये तीन बातें आपको सरल रेखा बनाने के लिए उपयोगी होती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दो तीन बातें और मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप इसको बस समझ लीजिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, जैसे देखिए ध्यान से मेरी बात को, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है। मुझे बताइए, कभी कभी ये भी तो एक सरल रेखा है ना, ये जो एक्स अक्ष है भी एक सरल रेखा है। तो मैं आपसे पूछूं एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण बताइए क्या है। भाई ये भी एक सरल रेखा है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, प्लीज कमेंट करो सब लोग, बताओ हमें क्या होगा। एक्स अक्ष का समीकरण एक बात फिक्स रखता है, और वो क्या रखता है, y का मान 0 है। एक्स अक्ष का समीकरण एक बात फिक्स रखता है, वो y का मान क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, y अक्ष का समीकरण, कभी कभी आपसे भी पूछा जाएगा भैया ये y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा बताएं, x बराबर 0 होगा। कभी कभी देखो, x अक्ष के समांतर एक रेखा है, x अक्ष के समांतर एक रेखा है, मैंने अभी बताया इस समय y का मान फिक्स होता है। मैंने कहा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, तो आप क्या बताओगे, आप कहेंगे y बराबर b। कंफर्म है y का मान यहाँ पे फिक्स होगा। अगर x अक्ष के समांतर कोई समीकरण है तो कंफर्म है y का मान फिक्स होगा। इसी तरह से अगर मान लो y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, ये कंफर्म है कि यहाँ पर x बराबर कंफर्म होगा, x बराबर a होगा, x का मान फिक्स होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि x का मान मान लो जो भी हो, मतलब ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए बी ही लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ जहां कट कर गई, सपोज करो यहाँ 2 पे कट कर गई, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे, उस समीकरण, इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, ये आप नोट ही कर लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझना है, मान लीजिए देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझिए थोड़ा सा। ये एक्स अक्ष है, एक रेखा देखो यहां से जा रही है जो इसके समांतर है, मान लीजिए 3 पर, -3 पर कट कर रही है। मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा। जो रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, -3 पर कट कर रही है, उसका समीकरण y बराबर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर -3 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई। इसी तरह से अगर एक रेखा देखो जो y अक्ष के समांतर है, जिस पर भी कट करेगी, सपोज करो x की जगह पर 2 पर कट कर रही है, तो इसका समीकरण x बराबर 2 हो जाएगा। तो यही दो तीन बातें आपको समझ लेना है कि कहां पर वो कट कर रही है। जब x अक्ष के समांतर होगी तो कन्फर्म है y का मान दिया होगा, y अक्ष के समांतर होगी तो कन्फर्म है x का मान दिया होगा। इस तरह से समीकरणों को समझते हैं। दो बातें और समझ लीजिए इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो नहीं तीन बातें, तीन बात। थोड़ा सा रेखाओं के बारे में और कुछ जानकारी रख लीजिए, पूछ सकता है। एक तो ये रख लीजिए कि दो रेखाएं जब लंबवत हैं, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत रेखाएं, अगर लंबवत रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, दोनों लंबवत है, दोनों के बीच समकोण बना है। अगर ये लंबवत है, मान लीजिए इस रेखा का नाम L1 है, इसका नाम L2 है, ठीक है। इसकी प्रवणता, इसकी प्रवणता M1 है, इसकी प्रवणता M2 है। भाई दोनों की अलग अलग प्रवणताएं होंगी। दो रेखा जब लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल M1 इंटू M2 हमेशा -1 के बराबर होता है। दो रेखाएं जब लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं, ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा दो रेखाएं यदि समांतर हैं, समांतर का मतलब देखिए ये है, जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
या रेखा, या कोऑर्डिनेट सिस्टम छोड़ दीजिए, दो रेखाएं जनरली ले लीजिए, ए रेखा है, ए रेखा है। ए मान लो L1 है, ए L2 है, इसका प्रवणता M1 M2 है, इसकी प्रवणता M1 है, तो समांतर रेखाएं हैं, तो M1 बराबर M2 होगा, M1 बराबर M2 होगा, ठीक है, M1 बराबर M2 होगा। मेरी बात आप समझ गए हैं? मैंने कहा दो रेखाएं जब लंबवत है तो उनके स्लोप अर्थात प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। दो रेखाएं जब समांतर हैं, लंबवत के लिए गुणनफल -1 होता है और समांतर के लिए दोनों प्रवणताएं ही सेम हो जाती हैं, दोनों प्रवणताएं सेम हो जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात बता के खत्म करूंगा सेशन को, थोड़ा उसको समझ लीजिए आप लोग। कभी कभी आपको 3 बिंदु दिए जाते हैं, 3 बिंदुओं का स्वरूप थोड़ा समझ लीजिएगा, बस इसके बाद मैं सेशन को यहां समाप्त कर दूंगा। आप 3 बिंदु के बारे में जान लीजिए। कभी कभी आपको 3 बिंदु दिए गए, x1 y1, x2 y2 और r है मान लीजिए x3 y3। इन 3 बिंदुओं का प्रयोग दो तरह से आपसे पूछा जाएगा। एक तो हमसे कहा जाएगा क्या ये संरेख है, क्या ये संरेख है। संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर तभी दो रेखाएं या रेखा होती हैं, बिंदु होते हैं, जब उनको त्रिभुज की तरह फॉर्म ना कर पाओ, उनको एक सरल रेखा पर आप प्लॉट कर पा रहे हो। अगर आप किसी सीधी रेखा पर ही बिंदुओं को प्लॉट कर पाते हैं, तब वह कोलिनियर होती है, संरेख होती है। मान लीजिए अगर ये संरेख होंगी, इनके बीच का जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं यहां पर कहूंगा स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ QR होना चाहिए। संरेख के लिए देखिए ध्यान से, मैंने कहा संरेख के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अर्थात कोलिनियर के लिए प्रवणताएं बिंदुओं की, जैसे कि PQ की प्रवणता QR की प्रवणता के बराबर अगर रहेगी, तभी वे संरेख होंगी। जैसे आपको यहां पर इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 बराबर होनी चाहिए x3 माइनस x2 डिवाइड बाई y3 माइनस y2। अगर दोनों बिंदुओं से जैसे परस्पर जो पेयर बिंदु है, जैसे इसकी प्रवणता के अगर बराबर है, तभी ये संरेख होंगी अर्थात कोलिनियर होंगी। एग्जाम्पल इस पर थोड़ा समझ लीजिएगा आप सभी लोग, एग्जाम्पल इसका समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 3 बिंदु दिया, 1,2, 4,5, 3,4। मैंने कहा क्या यह संरेख है, तो आप संरेख के लिए क्या करोगे, लिखोगे 4 माइनस 1 बटा 5 माइनस 2, इधर 3 माइनस 4 बटा 4 माइनस 5, तो ये हो गया 3 बटा 3 और ये हो गया -1 बटा -1। यह भी देखो 1 है, यह भी देखो 1 है, अगर ये बराबर है तो संरेख है। मेरी बात समझिए, 4 माइनस 1 5 माइनस 2, 3 माइनस 4 -1 हो गया, 4 माइनस 5 -1 हो गया, तो कन्फर्म है कि दोनों बराबर है, अर्थात ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, संरेख है। ये आपको समझना है, क्लियर है। तो संरेख की स्थिति आपको फाइनल कर लेनी है कि अगर 3 बिंदु आपको संरेख की स्थिति बनाता है, तो आप दोनों बिंदुओं का जो पेयर बनता है, पेयर के हिसाब से आप कोलिनियरिटी दिखा दीजिए, सॉरी क्या कर लीजिए, आप पेयर के हिसाब से आप उनकी प्रवणताएं देख लीजिए, प्रवणता से कंफर्म हो जाएगा कि वो संरेख है कि नहीं। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये कंफर्म हुआ होगा। यहीं तक का ही कॉन्सेप्ट आज रहेगा आज की क्लास में। जैसा लगा होगा, जो आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके आगे की प्रक्रिया भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।